नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हुआ हूं और आज के इस स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में एक न्यूली लिस्टेड कंपनी की चर्चा करेंगे। कंपनी का नाम है गुरुदा, जो कि कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग सर्विस प्रोवाइड करती है। और यहां तक देखा गया कंपनी को लेकर के वो कहती है जो हम एक्सपर्टाइज है, जो कि खास करके ईपीसी सॉल्यूशन को लेकर के, चाहे रेजिडेंशियल बिजनेस की बात किया जाए, कॉमर्शियल मार्वल की बात किया जाए। इसके अलावा कहती है कि जो कि ब्रांडिंग सेफ्टी और कंफर्ट्स एंड द चॉइस को लेकर के देखता है। और ये इन्होंने कुछ हैशटैग अपनी चला के इनकी वेबसाइट्स पे ऐसा देखने को मिलता है। अगर लोकेशन की बात करती है, इनकी लोकेशन मोस्टली इनकी देखने को मिलती है कि मुंबई में है। अब कंपनी का जो प्रोडक्टिविटीज की तरफ देखा तो ये इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन की सर्विस देती है, जिसमें कहती है कि हम अपने पास ये सब चीजें को अच्छा खासा काम किए हैं। और जहाँ पे टाइम अरे बड़े बड़े टावर्स का उन्होंने अपनी वेबसाइट्स जो उनके ऊपर उन्होंने मेंशन करके रखा। इससे मुझे समझ में आ पाई, जो कंपनी कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग सर की सर्विस देती है, जो न्यूली लिस्टेड हुआ है। न्यूली लिस्टिंग के बाद पूरा सा मार्केट में क्या लगा, उसमें एक नज़र हम समझने की प्रयास करते हैं इसकी फंडिंग से। सबसे पहली बात आती है कंपनी में, जब फंड जुटाने की बात, तो कंपनी फ्रेश इशू लेके आई थी। फ्रेश इशू के साथ साथ कंपनी अपनी जो पुराने एग्जिस्टिंग शेयर थे, जो कि प्रमोटर्स होंगे, उनका भी शेयर बिकवाली में था। सिंपल बात। ऑफर फॉर सेल के लिए 90 करोड़ और फ्रेश इशू के लिए 173 करोड़ की उन्होंने अपनी मार्केट से फंड जुटाने की तैयारी में लग गए। और तैयारी में लगते ही 264 करोड़ की फंड रेज कर लिया। फंड रेज करते टाइम इनको जो मार्केट ने इनको दिया, वो 7 गुना ज्यादा सब्सक्राइब हुआ इनकी आईपीओ को। और उसके बाद मार्केट में लिस्टिंग के टाइम पे करीब करीब 10% से ज्यादा की गेन हुआ। तो लिस्टिंग गेन की बात किया जाए तो 10% मान लेते हैं। आज के सिचुएशन में यदि हम आप इसकी प्राइस को हिसाब से देखें, आईपीओ प्राइस से देखें तो मार्केट 6% गिरा हुआ है। ठीक है, लेकिन क्या ये गिरना चढ़ना क्या संकेत देता है कि बिजनेस अच्छा है, बुरा है, या कंपनी कारोबार कैसी करती है, मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस कैसी है? ये बिल्कुल ही नहीं शो करता है। इसके लिए हमें समझना पड़ेगा इनकी फंडामेंटल स्ट्रेटजी को, जहां पे कंपनी के कारोबार से हम स्टॉक मार्केट के डिमांड सप्लाई को एक तरह से रिस्क क्या करेंगे, रिस्क के बेसिस पे कितनी परसेंट की रिस्क कहती है, कितनी परसेंटेज की कंसलेशन के बेसिस पे डेटा निकल के आती है। क्या आने वाले समय में जो स्टॉक की प्राइस हायर टू हायर 121 तक गया था, बॉटम 85 पे इन्होंने स्थिरता दायर की थी, क्या आने वाले समय में स्टॉक की परफॉर्मेंस क्या 200 से लेकर के 300 पॉसिबल है? या ऐसा बात तो नहीं है कि मार्केट इनके लिए टूट के सीधे सीधे 50-60 रुपए पे शेयर पे आ जाए? इन सभी के लिए जानना जरूरी है। तो क्या उसके लिए हमें जानना पड़ेगा इसके बिजनेस को, उसके बाद हम मार्केट के रिएक्शन को समझेंगे। जहां पे कंपनी का मार्केट कैप केवल 840 करोड़ के आसपास की फिलहाल दर्ज करती है, जहां पे आरओसी और आरओसी दोनों आरओई दोनों अच्छी खासी ग्रो लेवल की बात, यूटिलाइजेशन की बात करती है। इसके अलावा देखा जाए तो डेट इक्विटी बिल्कुल फ्री है। करंट रेशियो का माप थोड़ा सा ज्यादा है, 1.84 के आसपास। इसीलिए हम इसको करेंगे रिकंसिलेशन, क्योंकि सबसे बड़ी बात है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो स्टॉक हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, एक रिस्क हमेशा है। इसीलिए तो रिस्क के पीछे हम इंश्योरेंस भी लेते हैं और दूसरी तरफ हम इसको मिनिमाइज करने की प्रयास में रहते हैं। पहले जानना पड़ेगा रिस्क को, रिस्क के साथ साथ रिकंसिलिएशन पार्ट, परफॉर्मेंस क्या कहती है पुराना, और उसके बेसिस पे क्या आने वाले समय में क्या बेटर परफॉर्मेंस करने के लिए ये काबिल है या नहीं है। तो यहाँ पे देखा गया कि इंडस्ट्री की बाकी कंपनियों से कंपेयर करें तो आज भी ये अंडर वैल्यूड है। कितनी अंडर वैल्यूड है? नियरली 50%। यदि यहाँ से ये 50% चलती है नियरली, तो कितना पे जाएगा? करीब करीब कह सकते हैं कि 135 रुपए तक तो आसानी से जा सकता है। और हमने कहा क्या, जो 200 से लेकर के 300 तक पॉसिबल है, क्योंकि यहां से लेकर के इसमें करीब 50% के आसपास की गैप होंगे। और यहां से देखेंगे तो काफी ज्यादा गैप अप है, कितने की? करीब करीब 200% से ज्यादा की बात करती है। चलिए, जहां पे कंपनी में
हम कुछ एस्पेक्ट को देखेंगे जहाँ पे प्रमोटर्स अच्छी खासी होल्डिंग फिलहाल है, तो आगे क्या कहती है कंपनी को लेकर। दो कंपनी 2010 में बनी थी और कंपनी बनने के बाद कॉमर्शियल प्रोजेक्ट को रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट की बात कर रही, ये सारे के सारे करती है। जो वेबसाइट्स पे हमने डिटेल देखा उसमें बहुत बड़ी चीज नहीं थी, केवल केवल कहते कि ईपीएस और बाकी सारी चीजों में हमारा कामकाज चलता। लेकिन जैसे ही आईपीओ की बात करेंगे तो आईपीओ में मार्केट में जिन लोगों ने लिया उनके लिए तो बेनिफिश बना, लेकिन आज तक जिन्होंने होल्ड करके रखा उनके लिए थोड़ा सा सिरदर्दी बना हुआ है ना। तो सिरदर्दी के पीछे को हम थोड़ा सा सुलझाने का प्रयास करें। चलिए इनकी रिजल्ट की तरफ हम यदि हम देखें तो रिजल्ट का पार्ट इनका ये रहा, जो कंपनी का जो ग्रोथ रेट है वो ग्रोथ रेट में लगातार बढ़ती नजर आती है, लेकिन मार्च 24 में आके गिरावट दर्ज कर। अब सितंबर का रिजल्ट इनका पेंडिंग है, सितंबर का रिजल्ट आएगा तो कुछ नई माप के साथ आएगा कि आखिर इसमें क्या और पॉसिबिलिटी है या नहीं है। ऐसा नहीं लगता कि मार्केट में शायद इनकी पॉसिबिलिटी के बेसिस पे मार्केट में रिएक्शन देखने को मिला, लेकिन यदि हम नेट प्रॉफिट की चर्चा करें तो शायद कह सकते हैं कि हाँ सस्टेन करने के लिए है, गिरावट है लेकिन सस्टेन करने के लिए बनती है इनकी इस पोजीशन से। ईयरली ग्रोथ के बारे में यदि हमने देखा तो ये कहती है लगातार सस्टेनेबिलिटी के साथ। रिस्क फैक्टर को देखेंगे तो कंपनी में रिस्क फैक्टर में क्या था, बोरेंस बिल्कुल नहीं है, और बोरेंस नहीं है तो इसके पास फिक्स एसेट्स बिल्कुल नहीं है। सवाल है जो क्या कंपनी जो कंस्ट्रक्शन की कंपनी है उनके पास फिक्स एसेट्स कुछ मशीनरी नहीं है, कुछ ऐसा नहीं चाहिए, कोई बात नहीं है, सबके सब रेंटेड हो सकता है, सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनियां हैं। ट्रेड रिसीवेबल की बात यदि करेंगे तो ये थोड़ा सा ज्यादा की बात यहाँ पे कहती है रिस्क। कौन से रिस्क, हाई रिस्क, किस लेवल पे, परसेंटेज एज वेल एज द डेटर्स को लेकर के। ओ ये कहती है, इस पे देखने के दाल लग जाएगा, अच्छा ये तो बहुत बड़ा सिरदर्दी बन गया। पता है क्यों, ये सिरदर्दी के पीछे एक कारण है। अब मार्केट कितनी चलेगी कितनी नहीं चलेगी ये मैं आपको अब नहीं कह सकता, लेकिन एक सिरदर्दी की बात कहता हूं। आपने काम किया और एक साल सवा साल के बाद आपको कोई पैसा दे, मैं मान लूं आप चाहे बिजनेस कर रहे हो या कोई सैलरीड एम्प्लॉय, आपने काम तो आज किया लेकिन आपको पैसा मिलेगा सवा साल के बाद, इसका मतलब है जो आपको उस सर्विसेज को लेकर के रिस्क फ्री में जो पैसा होता, इसमें बैंक एफडी 6% 7% के आसपास, क्या उतना भी पैसा दे रहा है कि नहीं दे रहा है। रिस्क फैक्टर कितना कहता है, रिस्क फैक्टर में परसेंटेज को देखना जरूरी है क्योंकि नंबर ऑफ डे तो इनका हाई रिस्क में चला गया, जो 178 करोड़ के आसपास की माप कहती है, तो ये बिल्कुल इसमें डूबी पड़ी है। मैं ये बिल्कुल कह सकता हूं कि ये 176 करोड़ के बेसिस को लेकर के ये डूबी पड़ी हुई नजर आती है। अब जब सितंबर का रिजल्ट और बैलेंस शीट भी कंपनी दे तभी कुछ कंक्लूजन पे जा सकता है कि अच्छा इंप्रूवमेंट कर रही है या नहीं कर रही है। अभी तक मैं इसमें डिमेरिट की बात कर रही है, लेकिन लिस्टिंग कब से हुआ, लिस्टिंग हुआ हायर टू हायर साइड के लेकर। उसके अलावा इस कंपनी में एफआई ने भर के खरीद के रखा है। अब एफआई ने खरीद के रखा है, कहां तक एफआई रखेगा ये सवाल है। यहां पे देखा गया है तो बेच कौन रहा है, कुछ बल्क डील तो हो रहा है मार्केट को सेंटिमेंट को लेकर के। देखिए क्या हुआ, बल्क डील में हम लोग देखते हैं अक्सर जो अच्छा खरीद क्या रहा है, बेच बेच कितना रहा है, तो देखिए ध्यान भटका कहाँ पर रहा है। खरीदने की भी बोली सेम पार्टी लगा रही है, कितने की, 1,39,000 का, बेचने की बोली लगा रही है 5,52,000 का, अर्थात जो वॉल्यूम का एक माप होगा उसमें क्या किया, हमें दिखा दिया जो मार्केट में ये तो क्या है, खरीदारी के लिए बैठे हैं और बिकवाली के लिए बैठे हैं। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पे एफ आई की तादाद अच्छी खासी है। डीआई की बात करें तो डीआई भी थोड़ा सा डीआई, जिसमें डीआई एक ही है, ट्रस्ट म्यूचुअल फंड्स करके है। और फ्लैक्सी कैप के अंदर पब्लिक की होल्डिंग कितनी है, केवल 17% की होल्डिंग बनती है। उस 17% में केवल एक लोग हैं ये शेयर ने स्टॉक प्राइवेट, और ये भी लगता है कि मुझे लगता है कि ऑपरेटर्स ही होगा। ऐसा डेटा की बात करें शायद ऑपरेटर ही है, इनकी लगातार क्या करती है, इनका काम है ट्रेडिंग करती रहना, हमेशा कुछ ना कुछ खरीदना कुछ ना कुछ बेचना। जैसे देखा जाए तो ये कभी खरीदते हैं कभी बेचते हैं कभी खरीदते हैं, मतलब एक तरह से ऑपरेटर्स, ठीक है, बड़े ट्रेडर्स। अब सवाल आता है कि मार्केट में 63,000 के आसपास लोग इंटरेस्टेड है,
तो कंक्लूजन क्या कहता है इसको लेकर के, तो कंक्लूजन की तरफ हम देखें तो यहाँ पे अभी रिसेंटली की बात करूं, लिस्टिंग हुई है थोड़े दिन पहले। कब की बात है लिस्टिंग, तो लिस्टिंग की टाइम भी की बात कर लेता हूँ। लिस्टिंग की बात थी 15/10 का, ठीक है। करीब करीब आज 10-12 दिन के अंदर, 12-15 दिन के अंदर की बात करूं तो 15 दिन के अंदर मार्केट में बिकवाली कितना हो रहा है, दबा दबा के हो रहा है। क्यों हो रहा है, अब देखिए बेचने वाले कौन है। बेचने वाले हैं इसका मे बैंक सिक्योरिटीज पीटीसी लिमिटेड, जो अपनी होल्डिंग को लेकर कहते हैं हमारे पास नील था। 5% की होल्डिंग इन्होंने बताई है, और इनकी होल्डिंग इन्होंने इंक्रीज किया है या डिक्रीज किया है। कहती है इनके पास क्या हुआ है, ये कहती है जो बिफोर एक्विजिशन कुछ नहीं था, और फिर एक्विजिशन के टाइम पे इन्होंने अपनी वोटिंग राइट के बारे में कहते हैं कि 53 लाख शेयर, कितना, 53 लाख शेयर को उन्होंने क्या किया, खरीदा है। यही बात कह रही है ना, आफ्टर द एक्विजिशन होल्डिंग ऑफ द पीक, और आपके उसके बाद इनकी 53 लाख शेयर हो गई। कहती है एंकर अलॉटमेंट इतना था, क्यूआईपी अलॉटमेंट इतना था, और इनिशियल पब्लिक ऑफर में 53 लाख शेयर इनके पास था। ये अपनी वोटिंग राइट के बारे में कहती है। 14 नवंबर 2024 के डेट को लेकर कहती है क्यूआईपी अलॉटमेंट होने वाली है इनको, टोटल शेयर होल्डिंग 53 लाख इनकी हो जाएगी। इसके अलावा कुछ और पार्टी हैं जो उन्होंने अपडेट दिया था, और इनमें कहती हैं कि मे बैंक ही इन्होंने अपडेट दिया था, जहाँ पे कहती है कि हमारे पास ये 53 लाख शेयर हमने लिया है, और ऐसा डेटा की बात उन्होंने सामने रखा है वोटिंग राइट को लेकर के। ये कुछ एस्पेक्ट को हमने चर्चा किया। साथ में यदि हम इनको ये देखें, कंपनी में रिस्क कहाँ पे था, डेटर्स को लेकर के। पीयर्स में कौन आती है, एनसीसीज, नेशनल स्टैंडर्ड्स, महिंद्राज लाइफ और मैन इंफ्रा जैसे कंपनी भी शामिल है। इन सभी कंपनियों में आज देखा जाए तो यहाँ पे भी कंपेरिजन टू द आर्किड्स, जो कि रिसेंटली न्यू लिस्टिंग कंपनी था, बाकी मैन इंफ्रा से भी नियर अबाउट एवरेज के आसपास कहती है। जबकि कंपनी में कंक्लूजन की तरफ देखें तो डेट्स फ्री कंपनी है, बाकी सारी चीज़ों में आरओई और आरओई में कच भी 3 साल में बेटर परफॉर्मेंस करती है। डेटर्स डे को लेकर के इनमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, तो काम तो आज करो लेकिन पैसा आपको 1.25 साल के बाद मिलेगा। केवल और केवल एक रिस्क और ट्रेंडिंग व्यू के बेसिस पे थोड़ा सा मार्केट सेंटीमेंट खराब हुआ है। बाकी एक गोल्डन रूल को हम लोग समझ लेते हैं, तो कभी भी किसी सिचुएशन में देखा जा सकता है अपनी खुद की फाइनेंशियल रिस्क के बेसिस पे इसको आप हम लोग डिसाइड करते हैं, इसको लेकर के एक डिसीजंस और साथ में प्रिंसिपल। क्या है ये, तो कहते हैं हम नहीं कहते हैं कहाँ पे लिया, ये उसको मानते हैं हम न्यूट्रल। और स्टॉक मार्केट है तो रिस्क है, रिस्क के लिए हम लेते हैं बॉटम, रिस्क ये रहा। ऊपर जाता जाता है तो कहते हैं एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशन के आसपास क्या करना चाहिए, प्रॉफिट बुक करना चाहिए, रिस्क के साथ मिनिमाइज करना चाहिए, और साथ में एशर लगाना चाहिए। और यहाँ पे टर्म प्लस परसेंटेज को बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, और एक प्रिंसिपल के बेसिस पे यदि डिसाइड करते हैं प्रॉफिट या लॉस के साथ हम इसको थोड़ा सा निकल सकते हैं और आगे की मूवमेंट के लिए तैयार हो सकते हैं। और यही इनकी फैक्ट कहती है गोल्डन रूल को। भले कंपनी कोई भी हो, हम हमारे साइड से किसी भी कंपनी किसी भी स्टॉक को लेकर कोई भी ट्रेडिंग और एडवाइजरी की बिल्कुल बात नहीं की जा रही, ओनली एज अ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम बात कर रहे थे आज गुरुदास कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग लिमिटेड को लेकर के, जिसका रिसेंटली आईपीओ आया था। आईपीओ के बाद मार्केट थोड़ा सा सेंटीमेंट खराब करती नजर आती है, क्योंकि इनमें बाकी सारी चीजें तो ठीक ठाक कहती हैं, लेकिन डेटर्स डे को लेकर के काफी बड़ी रिस्क फैक्टर की बात करती है। तब तक के लिए मिलते हैं कुछ नए स्टडी के साथ, और इंसॉइंट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर।